प्रिय विद्यार्थीगण, आपका बीए भाग द्वितीय की इस कक्षा में स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हमने नाटकों के विकास क्रम को प्रारंभ किया था, या नाटकों का इतिहास जो है हमने जानना शुरू किया था, और उसका प्रारंभिक काल आधुनिक काल से पूर्व का भी, आधुनिक काल की जो पूर्व पीठिका थी उसका भी, और आधुनिक काल में भारतेंदु युग पर हम चर्चा करते हुए आ गए थे। आज हम भारतेंदु युग के लेखकों की, जिसमें विशेष तौर पर भारतेंदु जी थे, उन पर चर्चा की, उनके नाटकों पर चर्चा की, और उसके बाद व्याख्यान समाप्ति से पहले हमने नाटकों का जो वर्गीकरण था उसकी रूपरेखा को जाना, और ये जाना कि नाटकों के कुल कितने भेद ऐसे थे जो कि इस युग में हमारे सामने आए, एक साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते। और हमने ये जान लिया था कि लगभग 6 तरह के, हम ये नहीं कह सकते कि 6 तरह के ही नाटक इस समय लिखे, और भी बहुत से नाटक लिखे गए होंगे, लेकिन प्रमुखतः ये 6 प्रकार के नाटक हमारे सामने आते हैं। पौराणिक नाटक उसमें से एक था, ऐतिहासिक नाटक था, रोमानी था, सामयिक उपादान के आधार पर जो नाटक लिखे गए थे वो थे, प्रहसन नाटक थे, और उसके अलावा प्रतीकवादी नाटक भी थे। इस तरह से ये 6 भेद नाटकों के ऐसे थे जो भारतेंदु युग के लेखकों द्वारा हमारे सामने लाए गए या लिखे गए, और हमने सिर्फ नाम लेकर के इनका और अपना व्याख्यान वहाँ समाप्त कर दिया था। अब हम क्रम से इनके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले आते हैं हम नाटकों के भेदों पर, जिसमें से पहला भेद आता है पौराणिक नाटक। पौराणिक नाटकों में पुराण के समय के, हम कह सकते हैं कि इतिहास जब लिखा जाना प्रारंभ हुआ उससे पहले के, पूर्ण परिभाषा की हमको आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये जरूर जान ले कि जब ऐतिहासिक लिखा जाना प्रारंभ हुआ था, इतिहास लिखा जाना प्रारंभ हुआ था उससे पहले के, अर्थात उस समय क्या लिखे जा रहे थे? पुराण लिखे जा रहे थे। तो पौराणिक, उसमें वैदिक भी हम लोग शामिल कर लेते हैं जब इस बात की चाल कि वैदिक काल उनसे पूर्व का है या पहले का है, वो चर्चा इतिहासकारों की बात है, हमारे इस व्याख्यान से संबंधित नहीं है। तो उस युग में जो घटनाक्रम हुआ, जो पात्र हमारे सामने आए, जिन्होंने हमको प्रेरित किया या हमको सीखने के लिए कुछ दिया, चाहे वो बुरे पात्र ही क्यों ना हो, क्योंकि बुरे पात्रों से भी हम कुछ सीखते हैं। रावण और कंस भी हमें कुछ सिखाते हैं, खाली राम और कृष्ण ही नहीं सिखाते, अन्य पात्र भी हमको सिखाते हैं। जैसे रावण सिखाता है हमको अहंकार नहीं करना चाहिए, इसी तरह से कंस के बारे में भी हम कह सकते हैं कि सत्ता का लालच नहीं करना चाहिए, लेकिन हुआ और वो नष्ट हुए। तो इस तरह के पात्र, इस तरह का घटनाक्रम जो उस युग में होता था, उस घटनाक्रम को लेकर के इस युग के साथ जोड़ते हुए जो नाटक लिखे गए वो पौराणिक नाटक कहलाए। बहुत से पात्र हुए हैं और बहुत से पात्रों पर लिखे भी गए हैं नाटक, लेकिन हम 2-3 और विशेष तौर पर 2 ही, इसके अलावा और अन्य हैं, उन पे एक आध पे चर्चा कर लेंगे। प्रमुख हैं कृष्ण और राम, और इसके अलावा और कुछ नाटक लिखे गए जो पौराणिक पात्र जो थे या पौराणिक जो घटनाक्रम जो हुआ था उसके साथ लिखे गए थे। तो सबसे पहले हम आते हैं कृष्ण से संबंधित पौराणिक नाटक।
अंबिका दत्त ने ललिता नामक नाटक लिखा जो पौराणिक था। अन्य नाटकों में हम ले सकते हैं महारास है, कल्पवृक्ष है, उषाहरण है, रुक्मणी परिणय है। ये नाटक जो है इस तरह के नाटक थे। इसके अलावा भारतेंदु ने भी चंद्रावली नामक जो नाटक लिखा वो भी पौराणिक नाटकों के अंतर्गत ही आता है। ये दोनों ही पौराणिक पात्र हैं और इनके जीवन के घटनाक्रम से लेकर के वहाँ से पात्र घटनाक्रम उठा करके आधुनिक युग में उनको रखा गया। फिर है राम आधारित नाटक। इसमें देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित सीता हरण और रामलीला जो क्रम से 1876 और 1879 में लिखे गए थे उनको शामिल किया जाता है। इसके अलावा शीतला प्रसाद त्रिपाठी जिन्होंने कि रामचरितावली लिखा जो 1887 की रचना है वो भी राम से जुड़ी हुई है। तो ये दो तो हमने ले लिए। इसके अलावा अन्य जो हमारे पौराणिक पात्र हुए हैं उन पर आधारित भी कुछ नाटक लिखे गए हैं। उनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित सत्य हरिश्चंद्र और सती प्रताप ये दो प्रमुख नाटक हैं। इसके अलावा द्रौपदी हरण जो 1885 में लिखा गया था, प्रहलाद चरित्र जो 1888 में लिखा गया था तथा नल दमयंती स्वयंवर जो है उन नाटकों को भी हम इसके अंतर्गत ले सकते हैं। और भारत सौभाग्य जो कि बद्रीनारायण प्रेमधन द्वारा लिखा गया था वो भी इसी युग का एक प्रमुख नाटक माना गया है। लेकिन ये पौराणिक नाटकों के अंतर्गत हो सकता है कि नहीं लिया जाए। दूसरे प्रकार का जो भेद हमारे सामने हमने जाना था वो था ऐतिहासिक नाटक। जिस तरह से पौराणिक नाटकों में पौराणिक पात्र या पौराणिक व्यक्तित्व या पौराणिक घटनाक्रम लिया जाता है उसी तरह से इतिहास में जो प्रमुख लोग हुए हैं और जिन्होंने उस समय के लोगों को प्रभावित किया है और आज भी जिनके किए गए कार्य हम लोगों को प्रेरित करते हैं। भाई युग बदल गया, कार्यों के तरीके बदल सकते हैं, लेकिन उन लोगों द्वारा किया गया जो साहस था, उन लोगों द्वारा किया गया जो प्रयत्न था उसका महत्व उससे कम नहीं हो जाता। तो उन ऐतिहासिक पात्रों, उन ऐतिहासिक घटनाक्रम को लेकर के आधार बना करके जो नाटक लिखे गए या जो नाटक मंचित किए गए वो नाटक ऐतिहासिक नाटक कहलाते हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक नाटक क्या होते हैं वो बात आपके समझ में आ गई होगी। अब ऐतिहासिक नाटकों में प्रमुख नाटक कौन से हो सकते हैं वो हमें देखना है। ऐतिहासिक नाटकों में प्रमुख नाटक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया नील देवी नामक नाटक महत्वपूर्ण नाटक रहा है। इसके अलावा श्रीनिवास दास द्वारा लिखित संयोगिता स्वयंवर जो कि 1886 में लिखा गया था, यह भी ऐतिहासिक नाटकों के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण नाटक आता है जो ऐसा माना जाता है कि अपने युग का सबसे लोकप्रिय नाटक हुआ था और इस नाटक को लिखा था राधा कृष्ण दास ने। महाराणा प्रताप नाम का जो नाटक था वो इस समय का सबसे लोकप्रिय नाटक रहा था और ये नाटक इस समय का या अपने समय का सबसे प्रसिद्ध नाटक रहा था। तो इस तरह से हम ये जान सकते हैं कि कुछ ऐतिहासिक नाटक भी इस युग में लिखे गए थे। हम सब जानते हैं कि ये आज़ादी का संघर्ष का समय था। 57 की हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम था जिसे अंग्रेज विद्रोह कहते हैं, लेकिन वो असल में हमारा स्वतंत्रता संग्राम था। विद्रोह हम तब कहते जब सरकार हमारी होती और उसके खिलाफ हमारे ही लोग उस तरह की गतिविधि करते, लेकिन अंग्रेज बाहरी थे इसलिए हम तो स्वतंत्र होने के लिए लड़ रहे थे। तो वो हमारे लिए स्वतंत्रता संग्राम है। हो सकता है अंग्रेज़ों के लिए वो विद्रोह हो। तो वो बातें
उसके साथ जुड़ करके आनी आवश्यक थी और ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से उस समय के लेखकों ने, भारतेंदु एवं उनकी जो मंडली थी रचनाकारों की, उन्होंने इस तरह के नाटक हमारे सामने रखे। ये आप सबके लिए जानना भी आवश्यक है। फिर आते हैं रोमानी नाटक। रोमानियत से जुड़ करके ये नाटक रहे। हाँ, हम सब जानते हैं कि भारतेंदु युग से पहले हिंदुस्तान में, भारत में पारसी थिएटर का बहुत प्रभाव था, जो भारतेंदु युग में भी रहा। और इन पारसी थिएटरों की क्या विशेषता थी? इनमें प्रेम, परिणय और इसके साथ साथ कुछ साहस, जिसमें काफी हद तक अश्लीलता भी शामिल कर ली जाती थी मंचन करते समय। उस तरह के नाटक इस युग में भी लिखे गए। और हम कह सकते हैं कि हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक भी इसी युग में लिखा गया, जो श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया था। और उसका नाम मैं यहाँ आपके सामने बता रहा हूँ, रणधीर प्रेम मोहिनी। रणधीर प्रेम मोहिनी, ये जो नाटक था हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना जाता है। और 1877 में ये नाटक लिखा गया था, जो कि इसके लेखक थे या इसके नाटककार थे श्रीनिवास दास। इसके अलावा किशोरीलाल गोस्वामी ने भी प्रणयिनी परिणय नाटक लिखा। वो भी रोमानी नाटक ही था, रोमानियत से भरपूर था। इसके अलावा पुष्पवती और मयंक मंजरी, ये दोनों नाटक भी इसी समय लिखे गए और ये भी रोमानी नाटकों के अंतर्गत आते हैं। तो इस समय रोमानी नाटक भी लिखे गए। हालांकि देशभक्ति की बात इस समय होती थी, लेकिन खाली देशभक्ति जो है चल नहीं सकती। तरह तरह के लोग होते हैं, इच्छाएं होती है, तो उनको प्रकट करने के लिए ये नाटक हमारे सामने लाए गए। फिर अगले और इस समय के, मैं जहाँ तक समझता हूँ, सबसे महत्वपूर्ण नाटकों में उनको शामिल किया जा सकता है। उस तरह के नाटक आते हैं सामयिक उपादानों से जुड़े हुए नाटक। 1857 की क्रांति और उसके असफल होने के परिणाम स्वरूप एक निराशा का भाव आ गया था। लेकिन निराशा का भाव आते हुए भी उससे मुक्ति पाने का भाव भी था। और जो विशेषताएं या जो कमियां उस समय के समाज में थी, वो इस तरह के नाटकों में प्रस्तुत की गई। उस समय जो हमारे में कुरीतियां स्थान ले चुकी थी हमारे समाज में, उनको दूर करने की कोशिश हुई, आदर्शों को स्थापित करने की कोशिश की गई। अब उसमें चाहे व्यंग्यपूर्वक बात कही गई हो या गंभीरता से बात कही गई हो, रूप वो लेखक पर निर्भर करता था कि वो लेखक किस तरह की मानसिकता को लेकर के जनता के बीच में अपने नाटकों के साथ जाना चाहता है। तो इस तरह के नाटकों में भारतेंदु लिखित भारत दुर्दशा काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। नाम से ही स्पष्ट है कि उस समय के भारत की स्थिति क्या थी, कितनी दयनीय दशा थी, उस दशा का यहाँ प्रदर्शन इस नाटक के माध्यम से किया गया और उससे बचाव की कोशिश भी इस नाटक में हमको दिखाई देती है। इसके अलावा बालकृष्ण जो व्यास थे, बालकृष्ण भट्ट जो थे, उन्होंने भी नई रोशनी का विष जो 1884 में लिखा था, उसके माध्यम से जो उस समय नई परंपराएं आ रही थी, जो हमारे संस्कृति से दूर हमको ले जा रही थी, उन पर चोट की है इसमें। इसके साथ साथ अंबिकादास व्यास ने भारत सौभाग्य नाम से 1887 में नाटक लिखा। नाम मैं इसका पहले भी कह चुका हूँ।
बता चुका हूँ, पौराणिक के अंतर्गत लिया था, लेकिन वो पौराणिक में आता नहीं है। रामकृष्ण दास ने दुखिनी बाला नाम का नाटक लिखा, जो 1880 में लिखा गया। इसके अलावा इस समय के प्रसिद्ध जो लेखक थे, रचनाकार थे, गोपाल राम गहमरी, इन्होंने देश दशा नाम से नाटक लिखा, जो 1892 में लिखा गया। देवकीनंदन त्रिपाठी ने भी भारत हरण नाम का नाटक लिखा, जो कि 1899 में लिखा गया था। इन नाटकों में भारत की तत्कालीन दुर्दशा और समाज की समस्याओं को स्पष्ट करके इन बुराइयों को दूर करने की प्रेरणा देने की कोशिश की गई। देखिए, जब समाज पिछड़ता है तो साहित्य नेतृत्व करता है कि समाज पिछड़े नहीं, आगे आए, और यहाँ के इस समय के साहित्यकारों ने भी यही कोशिश की। जबकि हमारा समाज हमारी कुरीतियों, हमारी कुप्रथाओं की जकड़न में था, जाति प्रथा की जकड़न में था, छुआछूत की जकड़न में था, बाल विवाह की जकड़न में था, विधवाओं की खराब स्थितियों की जकड़न में था। लेकिन इस समय के लेखकों ने उन सब बुराइयों से मुक्ति दिलाने की कोशिश की, ताकि हम अंग्रेजों से संघर्ष कर सकें। दुनिया की सबसे बड़ी जो ताकत थी उस समय की, उसके खिलाफ हम संघर्ष करें और उस संघर्ष में सफलता प्राप्त करें। इस तरह की कोशिश हमको उनके इस साहित्य में हमको मिल जाती है। फिर है प्रहसन। भाई, नाटक होते हैं, एकांकियां होती है, प्रहसन भी होते हैं। तो जो छोटे नाटक होते हैं, काफी छोटे नाटक होते हैं, उनको हम प्रहसन कहते हैं, जो बहुत कम समय में पढ़े जा सकते हों, देखे जा सकते हों या मंचित किए जा सकते हों, और अपने थोड़े समय में ही अपने जो दर्शक हैं, अपने जो श्रोता हैं, अपने जो पाठक हैं, उनके दिलो दिमाग पर प्रभाव डालते हों, ऐसे नाटक प्रहसन कहलाते हैं। और चूंकि ये युग जनता के बीच में जाने का था, यदि आप बड़े नाटक लेकर के जनता के बीच में जाते तो शायद जनता उनको नहीं देखे, या हर समय जनता के पास इतनी फुर्सत नहीं होती थी। लेकिन छोटे नाटकों को देखने का समय और उनको जनता तक ले जाने का समय और साधन आसानी से उपलब्ध हो जाता था। तो इस समय के जो साहित्यकार हैं, उन्होंने नाटकों का आकार छोटा करके प्रहसन नामक एक जो नाटकों की ही विधा है, उसको अधिक महत्व दिया। भारतेंदु द्वारा लिखित वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति और अंधेर नगरी इसी श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से? वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति और अंधेर नगरी, ये दोनों जो नाटक हैं वो प्रहसन के अंतर्गत लिए जा सकते हैं। इसके अलावा बालकृष्ण भट्ट ने जैसा काम वैसा परिणाम 1877 में लिखा था, और आचार विडंबन जो 1899 में आपने लिखा था। ये दोनों नाटक आपने लिखे जो कि प्रहसन जैसे ही थे या छोटे नाटक थे। इसके अलावा प्रताप नारायण मिश्र ने भी प्रहसन लिखा, कलि कौतुक रूपक, जो 1886 में हमारे सामने आया। एक व्यंग्य प्रहसन जो है राधाचरण गोस्वामी द्वारा लिखा गया, बूढ़े मुँह मुहासे, ये भी 1886 में हमारे सामने आया। तो इस नाटक में ये एक हास्य नाटक था और इसमें व्यंग्यपूर्ण शैली में धार्मिक पाखंडों का खंडन और सामाजिक कुरीतियों पर चोट की गई है। ऊपर के जो नाटक हैं वो भी हास्य के जैसे ही हैं। अंधेर नगरी है, वो भी एक ऐसा ही नाटक है। वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, हिंसा तो कोई भी हो, हिंसा हिंसा ही होती है, लेकिन व्यंग्य है, शीर्षक में भी व्यंग्य है कि वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं समझे तो कभी और चर्चा करेंगे, इसके शीर्षक पर ही चर्चा करेंगे, तब इस बात को स्पष्ट किया जाएगा। फिर जो अंतिम तरह के नाटक हैं
जो इस युग में पाए जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि और किसी भांति के नाटक या भेद होंगे ही नहीं, हैं, लेकिन वो बहुत कम संख्या में हैं या बहुत अधिक प्रभावित करने वाले नहीं हैं, इसलिए हम उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। प्रतीकवादी नाटक, जब नाटक का जो विषय लिया गया है, नाटक में जो पात्र लिए गए हैं, वो सीधे सीधे मनुष्य नहीं होते। वो वैसे विषय सीधा भौतिक रूप से जैसा है वैसा नहीं लिया गया है, बल्कि हमारी मानसिक दशाओं, हमारी जो भावनाएं हैं उनको, हमारी जो प्रवृत्तियां हैं उन सब को प्रतीकों में ढालकर या प्रतीक रूप में सामने रखकर, इन नाटकों का तो नाम मैं लूँगा, उससे मैं खाली एक आंसू जो अपने जयशंकर प्रसाद की रचना है उसको उदाहरण दूंगा मैं आपको, हालांकि वो इस समय से संबंधित नहीं है। आंसू क्या है? भावनाओं को प्रकट करने का एक साधन है, तो वो प्रतीक लिया गया है दुखों का, खुशियों का। उसी तरह से जो मन के भाव हैं, जो विचार हैं, जो मनुष्य की प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों को भी इसमें शामिल करते हुए नाटक लिखे गए। कमलाचरण मिश्र ने अद्भुत नामक नाटक लिखा। अब अद्भुत देखिए क्या होता है, भौतिक तौर पे तो कुछ नहीं हमारे सामने, लेकिन लिखा गया अद्भुत, जो 1885 में हमारे लिए सामने आया। रतनचंद द्वारा लिखा गया नाटक न्याय सभा 1892 में लिखा गया, और इस तरह और भी कई नाटक लिखे गए। इन नाटकों में क्या हुआ, भावों और मनोवृत्तियों को ही पात्र का रूप दिया गया और हमारे सामने लाने की कोशिश की। हालांकि ऐसे नाटक बहुत कम लिखे गए, और जो लिखे गए मौलिक कम थे और अनुवाद ज़्यादा थे। संस्कृत से भी अनुवाद किए गए ऐसे नाटकों का, जिनमें लाला सीताराम शामिल हैं, रामकृष्ण वर्मा भी शामिल हैं। इन्होंने बंगला से नाटकों का यहाँ अनुवाद किया। तो इस तरह से आज हम नाटकों के जो भेद हैं उन पर चर्चा कर चुके हैं, उनके बारे में जानकारी ले चुके हैं, और आप इसका पुनः अध्ययन करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। यदि कोई चीज़ आपके स्पष्ट नहीं होती है तो मेरे से बात करके आप इसको जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। जय भारत।